ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में वृंदावन लाल वर्मा का स्थान सर्वोपरि है। आपने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जिनमें झांसी की रानी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उपन्यास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संपूर्ण जीवन की कथा वर्णित है। उपन्यास की संपूर्ण कथा झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में घटित हुई है। सन 1857 में घटित भारतवर्ष की स्वाधीनता प्राप्त करने की प्रथम क्रांति का सूत्रपात झांसी में ही रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों द्वारा प्रारंभ हुआ था। उपन्यास की कथा का सूत्र रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ सन 1857 में घटित भारतवर्ष के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से भी संबंधित है। पिछले कार्यक्रमों में आलोच्य उपन्यास झांसी की रानी के प्रारंभिक 18 महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम में इस उपन्यास के शेष अन्य गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। हिंदी साहित्य में गद्यांशों की व्याख्या करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ में रचना और रचनाकार का नाम बताना होता है। संदर्भ के पश्चात प्रसंग में आलोच्य गद्यांश के पूर्व की कथा अथवा प्रसंग को बताते हैं। प्रसंग के पश्चात व्याख्या की जाती है। व्याख्या का तात्पर्य अनुवाद नहीं है। व्याख्या का अभिप्राय आलोच्य गद्यांश का शाब्दिक हेरफेर भी नहीं है। व्याख्या में हमें शब्दों के फेर में न पड़ते हुए मूल भावों को समझकर उन्हें समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। व्याख्या के पश्चात कुछ शिक्षाविद केंद्रीय भाव बताने की बात भी कहते हैं। यह भी एक तरह से व्याख्या का ही अंग है। इसे व्याख्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बताया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात गद्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बताना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी गद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान अथवा दार्शनिक भावों को भी बताते हैं जो प्रसंगानुकूल एवं युक्तिसंगत रहता है। कमल फूलों का राजा है। सरस्वती की महानता, लक्ष्मी की विशालता उसके पराग और केसर में कहीं अदृष्ट रूप से निहित है। वह विष्णु की नाभि से निकला और अनंत समय के उपरांत वहीं वापस जाएगा। वह हिंदुस्तान की प्रकृति का, संस्कृति का मृदुल, मंजुल, मांगलिक और पावन प्रतीक है। उसका रंग हल्का लाल है। वह बिल्कुल रक्त नहीं है। हिंदुस्तान में होने वाली क्रांति खूनी जरूर थी, परंतु उस खूनी क्रांति के गर्भ में मंजुलता और पावनता गड़ी हुई थी। इसीलिए सन 1857 की क्रांति का यह प्रतिबिंब चुना गया। क्रांति करेंगे मानवीयता की रक्षा के लिए, क्रांति होगी मानवीयता लिए हुए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी से लिया गया है। इस कार्यक्रम में व्याख्या किए जाने वाले सभी गद्यांशों का संदर्भ यही रहेगा। भारतवर्ष की प्रथम स्वाधीनता क्रांति के लिए रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों ने 31 मई 1857 की तिथि तय की थी। यह बहुत गोपनीय कार्य था और अंग्रेजों का इसका पता नहीं था। तय यह हुआ था कि क्रांति प्रारंभ करने की सूचना प्रतीकात्मक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कमल के फूल और रोटी के माध्यम से
भेजी जाए। कमल का फूल और रोटी संदेश का प्रतीक थी। देखते ही देखते वैशाख के महीने में कमल के असंख्य फूल भारतवर्ष भर की छावनियों में फैल गए। प्रस्तुत गद्यांश में कमल के फूल के संबंध में बताया गया है। भारतवर्ष में कमल के फूल का बहुत महत्व है। कमल को सभी प्रकार के फूलों में श्रेष्ठ और राजा माना गया है। कमल के फूल में सरस्वती की महत्ता समाई हुई है और इसी तरह लक्ष्मी देवी का विशाल स्वरूप भी कमल के पराग और केसर में परोक्ष रूप से समाविष्ट है। मान्यता है कि कमल भगवान विष्णु की नाभि से निकला है और इसके साथ ही यह मान्यता भी है कि अंततः यह उसी में वापस चला जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा की दृष्टि में कमल भारतवर्ष की प्रकृति और उसकी संस्कृति का प्रतीक है। यह कोमल, सुंदर, मंगल अवसरों पर प्रयुक्त होने वाला तथा पवित्र माना गया है। कमल का रंग हल्का लाल होता है, किंतु यह रंग किसी भी स्थिति में खून के समान नहीं है। यह बात अलग है कि भारतवर्ष में सन 1857 में होने वाली क्रांति में रक्तपात तो होना ही था, किंतु उस खूनी क्रांति के अंतस्थल में कहीं मनोहरता और कहीं पवित्रता भी थी। यही कारण था कि सन 1857 की क्रांति के लिए कमल को ही प्रतिबिंब के रूप में चयनित किया। सन 1857 की क्रांति का नारा था, क्रांति करेंगे मानवता की रक्षा के लिए, क्रांति होगी मानवीयता लिए हुए। यह तय था कि मानवता की रक्षा के लिए की जाने वाली क्रांति अपने अंतस्थल में मानवीयता लिए हुए थी। प्रस्तुत गद्यांश में वृंदावन लाल वर्मा ने सन 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह का सांस्कृतिक महत्व वर्णित किया है, साथ ही उसका महत्व मानवता से भी जोड़ा है। यह तो निर्विवाद रूप से मान्य है कि मानवता की रक्षा करना भारतीय संस्कृति की पहली अनिवार्यता है। आलोच्य गद्यांश में रचनाकार ने खड़ी बोली के माध्यम से कमल नामक पुष्प का बहुत ही मनोरम एवं सार्थक वर्णन किया है। इस गद्यांश में प्रयुक्त भाषा माधुर्य युक्त एवं अर्थपूर्ण है। आलोच्य गद्यांश में अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग हुआ है। आलोच्य गद्यांश में उपन्यासकार ने कमल का पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व प्रतिपादित किया है। कमल के साथ रोटी भी चलती थी। एक गांव से दूसरे गांव तक एक रोटी भेजी जाती थी, दूसरे गांव में फिर ताज़ा रोटी बनी और तीसरे गांव भेज दी गई। हिंदुस्तान की वह क्रांति हिंदुस्तानियों की रोटी की रक्षा के लिए हुई थी। रोटी उस रक्षा के प्रयत्न का प्रतीक थी। जिसने सोचा उसने कल्पना का कमाल कर दिया। यह उपज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की थी। व्याख्या अंश 19 के अनुसार इस गद्यांश में भारतवर्ष के प्रथम स्वाधीनता क्रांति की सूचना प्रतीक रूप में कमल के साथ रोटी के द्वारा दी जाती थी। वृंदावन लाल वर्मा इस कथन के माध्यम से यह बतलाना चाह रहे हैं कि प्रथम स्वाधीनता की क्रांति का मूल लक्ष्य भारतीयों के आत्मसम्मान और उनकी रोटी की रक्षा के लिए हुआ था। यही कारण था कि एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी कमल के साथ भेजी जाती थी और दूसरे गांव में फिर ताज़ा रोटी बनती थी और वह तीसरे गांव भेज दी जाती थी। इस तरह यह संदेश पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। रोटी की रक्षा के लिए रोटी रक्षा का निमित्त बनी। प्रस्तुत गद्यांश में क्रांति के संदेश को देने के लिए कमल और रोटी के प्रेषण की व्यवस्था का विवरण है। सागर सिंह का गला रुद्ध हो गया। जिस मनुष्य ने एक दीर्घ समय डकैती और बटमारी में बिताया था, उसको जान पड़ा मेरे भीतर कुछ पवित्र भी
है। प्रस्तुत गद्यांश में सागर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और खुदाबख्श के बीच का संवाद है। रानी लक्ष्मीबाई ने सागर सिंह और खुदाबख्श को कुंवर की उपाधि दी थी। जब रानी ने कहा कि सागर सिंह, तुम्हारा नाम हमारे कागजों में कुंवर युक्त लिखा जाएगा, परंतु मुझको बराबर कुंवर, राव और दीवान इत्यादि कहने में अड़चन जान पड़ती है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? रानी लक्ष्मीबाई की बात सुनकर कृतज्ञता से सागर सिंह की आवाज़ जैसे कुछ समय के लिए रुक सी गई। उसे लगा कि जिस आदमी ने एक लंबे समय तक डकैतियां की हो तथा राह में लोगों को लूट कर बटमारी की हो, उस व्यक्ति को जब झांसी राज्य की महारानी लक्ष्मीबाई कुंवर शब्द से सम्मानित कर उसे मृत्युदंड से मुक्त कर दे, तब निश्चित ही उसके व्यक्तित्व और भाग्य में कहीं न कहीं कोई न कोई पवित्रता तो अवश्य ही होगी। कहीं न कहीं पुण्य तो संचित होगा ही, जो उसे मृत्यु से भी बचा रहा है और सम्मान भी दे रहा है और भविष्य के लिए एक अच्छे कर्म के लिए प्रेरित भी कर रहा है। प्रस्तुत गद्यांश में सागर सिंह की मनस्थिति का चित्रण किया गया है। बढ़ई, सरकार, राम और रहीम सबसे बड़े हैं। उसी तरह उनका मंदिर विमान से बड़ा और इनकी मस्जिद ताजिया से बड़ी। मस्जिद में रहीम की पूजा की जाती है। मैं मस्जिद बनाकर ठीक समय पर निकाल दूंगा। सब ताजिए उसके साथ निकल जाने चाहिए। आगे पीछे का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। झांसी में एक बार मुहर्रम के साथ साथ एकादशी को ही सोमवार के दिन डोल भी आ गए। ये सभी एक ही दिन में निकलने थे। शिया और सुन्नियों के बीच में ताजियों के क्रम को लेकर विवाद था। मामला सुलझ नहीं रहा था। तब महल के पड़ोस में रहने वाले एक बढ़ई ने रानी लक्ष्मीबाई को इस समस्या का समाधान दिया। ताजियों और डोल के विवाद पर समाधान के रूप में रानी के महल के पास रहने वाले एक बढ़ई ने कहा कि सरकार, इस संसार में व्यक्ति से बड़े हिंदुओं में राम और मुस्लिमों में रहीम हैं। यदि ये दोनों सबसे बड़े हैं तो उसी तरह राम का मंदिर डोल के विमान से बड़ा है और रहीम की मस्जिद ताजिए से बड़ी है। यह तो सभी जानते हैं कि मस्जिद में रहीम की पूजा की जाती है। अब इसके समाधान के लिए मैं एक मस्जिद बनाकर ठीक समय पर निकाल दूंगा। मस्जिद के पीछे ताजिए निकल जाएंगे। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे, इसका मस्जिद के बाद सवाल ही नहीं उठता। कहना न होगा कि बड़ी की बात से सभी सहमत हो गए थे और विवाद भी टल गया था। प्रस्तुत गद्यांश में उपन्यासकार ने धर्म के नाम पर होने वाले विवादों पर चर्चा करते हुए उसका तर्कपूर्ण समाधान बढ़ई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। युद्ध वास्तव में है ही किस निमित्त? रानी मुस्कुराकर बोली, अपने जीवन और धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी कला को बचाने के लिए। नहीं तो युद्ध एक व्यर्थ का रक्तपात ही है। यह खेल जल्दी ही हो जाए और फिर उस खेलों को ऐसा खेलो कि अंग्रेजों के छक्के छूट जाएं और यह देश उनकी फांस से मुक्त हो जाए। जनरल रोज ने सागर पर आक्रमण करके अपने अंग्रेज कैदियों को मुक्त किया और उसके बाद एक के अनंतर दूसरे स्थानों पर आक्रमण करते हुए भयंकर नरसंहार किया। बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने मर्दनपुर की पराजय और नरसंहार का विवरण रानी लक्ष्मीबाई तक झांसी में पहुंचाया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हुई। इस बीच ग्वालियर से एक नाटक मंडली झांसी आई थी। मुन्नर ने रानी से नाटकशाला में नाटक खेलने की अनुमति मांगी, किंतु रानी ने कहा कि यह समय नाटक और तमाशों का नहीं है। मुंदर को युद्ध के संबंध में बताते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि संसार में युद्ध होते किस लिए हैं? अपने समाज के लोगों के जीवन और उन लोगों के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं। युद्ध अपने समाज की संस्कृति और उसकी कला को बचाने के लिए भी होते हैं। यह किसी से भी नहीं छुपा है कि युद्ध में व्यर्थ ही खून
बहाया जाता है। यह खून अपना भी हो सकता है और दुश्मनों का भी। रानी ने मुंदर से कहा, यदि तुम्हें यह खेल खेलना ही है तो रंगशाला में जल्दी खेलो, क्योंकि उसके बाद युद्ध के मैदान में ऐसे खेल खेलो कि अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़े और उनके छक्के छूट जाएं। कुछ ऐसा खेल खेलो युद्ध के मैदान में कि भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाए। प्रस्तुत गद्यांश में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेली मुंदर को युद्ध के महत्व और उसकी प्रासंगिकता के संबंध में बताया है। रोज ने कहा, ओह, स्त्रियां तोप चला रही हैं, स्त्रियां गोला बारूद ढो रही हैं, कुछ खाना पानी बांट रही हैं, टूटी हुई दीवारों और कंगूरों की मरम्मत में मदद दे रही हैं। इतनी तरतीब से, इतनी तेजी से हिंदुस्तानियों को काम करते आज देखा अचरज होता है। फौजी डॉक्टर लो और जनरल स्टुअर्ट के साथ जनरल रोज का कथन। जब कामासीन टोरिया से रोज ने देखा कि रानी की सेना में स्त्रियों ने अपने हाथों में तोपें ली और भीषण गोलाबारी प्रारंभ कर दी, तब उसे यह सब कुछ देखने के बाद बहुत आश्चर्य हुआ। रानी की सेना में स्त्रियों को तोप चलाते हुए देख रोज ने स्टुअर्ट से कहा कि देखो, ये स्त्रियां तोप चला रही हैं, कुछ स्त्रियां गोला बारूद लेकर इधर से उधर आ जा रही हैं और कुछ स्त्रियां योद्धाओं को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दे रही हैं, कुछ स्त्रियां किले की टूटी हुई दीवारों और उनके कंगूरों की मरम्मत के कार्य में मदद कर रही हैं। यह सब कुछ देखकर रोज को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में भारतीयों को इतनी फुर्ती और व्यवस्थित ढंग से पहली बार कार्य करते हुए देखा था। प्रस्तुत गद्यांश में अंग्रेज जनरल रोज के माध्यम से भारतीय स्त्रियों की युद्ध कौशल और कार्य पद्धति की प्रशंसा की गई है। एक गौरवर्ण युवती, सुंदर आकृति वाली, बड़े बड़े काले नेत्र, लाल रंग की साड़ी का आंचल बांधे हुए, आभूषणों से लदी हुई, वह स्त्री किले की बुर्ज पर खड़ी हुई अंग्रेजों के लाल लाल गोलों को अपने कोमल करों में झेल रही है। कह रही है, लक्ष्मीबाई देख, इन गोलों को झेलते झेलते मेरे हाथ काले हो गए हैं। चिंता मत कर, स्वराज की देवी अमर है। युद्ध चल रहा है। पीर अली और दीवान दुल्हाजू ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। घनघोर युद्ध हुआ था, दोनों तरफ नरसंहार हुआ। भयानक विध्वंस के कारण लोगों में निराशा फैलने लगी। रानी महादेव के मंदिर में जाती है। ध्यान के उपरांत जब वह बारादरी में थोड़ी देर के लिए लेटती है तो झपकी आने पर वह एक स्वप्न देखती है। बारादरी में लेटने के बाद स्वप्न में रानी ने देखा कि उसके सामने सुंदर आकृति वाली एक गोरे रंग की युवा स्त्री खड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हैं और वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए है। उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के सुंदर आभूषण हैं। वह स्त्री झांसी के किले की दीवार के ऊपरी भाग में स्थित उस स्थान पर खड़ी है जो बैठने के लिए होता है। अंग्रेजों की सेना की ओर से आने वाले बारूद के लाल लाल गोलों को वह अपने हाथों में झेल रही है और उन गोलों को झेलते हुए रानी से कहती है कि देख लक्ष्मीबाई, इन गोलों को झेलते झेलते मेरे हाथ जलने के कारण काले हो गए हैं। फिर भी तू चिंता मत कर, स्वराज की देवी सदा अमर रहती है। कितनी भी विपत्तियां आए वह कभी नष्ट नहीं होती। तेरी भावना और तेरा प्रयास भी अमर है, तू चिंता मत कर। प्रस्तुत गद्यांश में वृंदावन लाल वर्मा ने स्वप्न के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की मानसिक अवस्था का चित्रण किया है। निराशा के क्षणों में ईश्वर ही प्रेरणा देता है। स्वप्न अवचेतन का यथार्थ है और यह एक मानसिक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। जो अवचेतन में होता है वही स्वप्न में आता है और जो भाव मन में होता है वही स्वप्न में मुखर होता है। रानी इतनी विपत्तियों के बाद भी अपने प्रयत्नों के प्रति आशान्वित थी। यही बात देवी के कथन के रूप में
प्रकट होती है। बाबा, गड्ढे कैसे भरे जाते हैं? नींव कैसी पूरी जाती है? एक पत्थर गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, इस प्रकार, और तब उसके ऊपर भवन खड़ा होता है। नींव के पत्थर भवन को नहीं देख पाते, परंतु भवन खड़ा होता है उन्हीं के भरोसे जो नींव में गड़े हुए हैं। वह गड्ढा या नींव एक पत्थर से नहीं भरी जाती और न एक दिन में। अनवरत प्रयत्न, निरंतर बलिदान आवश्यक है। जब रानी लक्ष्मीबाई के समझाने पर भी राव साहब नहीं माने और आमोद प्रमोद का क्रम जीवन में जारी रहा, तब पेशवा की अनसुनी कर देने से खिन्न मना लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास की कुटिया में जाती है। यह कुटिया सोन रेखा नाले से उत्तर की ओर कुछ दूरी पर हटकर थी। रानी ने जब बाबा गंगादास से पूछा कि इस देश को स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा, तब बाबा ने कहा कि स्वराज्य सेवा, बलिदान और तपस्या से प्राप्त होगा। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि स्वराज्य की प्राप्ति बलिदान से होती है। जैसे एक गड्ढा होता है नींव का, उसे भरने के लिए एक के बाद एक पत्थर डालना होते हैं, तब कहीं जाकर वह नींव भरती है और उसके ऊपर भवन खड़ा होता है। लोगों को भवन तो दिखलाई देता है, किंतु उस भवन के नीचे नींव के पत्थर दिखलाई नहीं देते और न ही नींव के वे पत्थर भवन को देख पाते हैं, जबकि असलियत यह है कि वह भवन नींव के उन पत्थरों पर ही खड़ा होता है। इस प्रकार के नींव के गड्ढों को भरने के लिए अनेक पत्थरों की आवश्यकता होती है और यह बलिदान से ही संभव होता है। एक के बाद एक निरंतर बलिदान करने होंगे, तब कहीं जाकर स्वतंत्रता का महल खड़ा होगा। प्रस्तुत गद्यांश में नींव के पत्थर और महल को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ गड्ढा है परतंत्रता, नींव है आज़ादी की इच्छा, पत्थर है आज़ादी को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले सेनानी और महल है स्वाधीनता। परतंत्रता को दूर करने के लिए बलिदानियों की जरूरत है, तभी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस गद्यांश में इस तथ्य को बहुत दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बाबा, यह मोह क्यों? तुमने आरंभ किए हुए कार्य को आगे बढ़ा दिया है, अन्य लोग आएंगे, वे इसको बढ़ाते जाएंगे, अभी कसर है। स्वराज्य स्थापना के आदर्शवादी अपने अपने छोटे छोटे राज्य बनाकर बैठ जाते हैं। जनता और उनके बीच का अंतर नहीं मिटता, घटता ही बहुत कम है। जनता त्रस्त बनी रहती है। जब जनता का पूरा सहयोग राज्य को प्राप्त हो जाए और राज टीम टाम और विलासिता का दासत्व छोड़कर प्रजा का सेवक बन जाए, तब जानो स्वराज्य की नींव भर गई और भवन बनना आरंभ हो गया। शाश्वत धर्म का रूप बिगड़ गया है। इसके सुधार के बिना यह भवन खड़ा नहीं हो पाएगा। व्याख्या अंश 27 के अनुसार, जब रानी लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास से पूछती है कि हम लोगों के जीवन काल में यह स्वराज्य स्थापित हो जाएगा या नहीं, तब बाबा कहते हैं कि तुम यह मोह क्यों करती हो, केवल प्रयत्न करो। बाबा गंगादास रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं कि जब तुमने स्वाधीनता प्राप्त करने के कार्य को आगे बढ़ा दिया है, तो यह मोह क्यों करती हो, यह सब कुछ तुम्हारे जीवन काल में ही हो पाएगा। यह बहुत लंबा कार्य है, इसमें और भी बहुत सारे लोगों का योगदान होना है। जनता और राज्य के बीच मतभेद दूर होना चाहिए। राजा विलासिता की जिंदगी को छोड़े और प्रजा के सेवक बन जाएं, तब कहीं स्वराज्य की नींव भर पाएगी। सच तो यह है कि धर्म का स्वरूप ही विकृत हो गया है। जब तक आत्ममंथन, सेवा और बलिदान की भावना नहीं आएगी, तब तक स्वतंत्रता का भवन खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में बाबा गंगादास ने स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाले अवरोधों की चर्चा रानी लक्ष्मीबाई से प्रतीकात्मक रूप में की है। बाबा गंगादास ने सचेत किया,
झांसी की रानी के सिधार जाने को अस्त होना कहते हो? यह तुम्हारा मोह है। वह अस्त नहीं हुई, वह अमर हो गई। कायरता का त्याग करो। उस घास की गंजी पर इन दोनों देवियों के शवों का दाह संस्कार करो। अंग्रेज इन लोगों की खोज में आते होंगे, शीघ्रता करो। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो चुकी है। बाबा गंगादास की कुटिया में उनका शव रखा हुआ है। जब देशमुख ने कहा कि झांसी का सूर्य अस्त हो गया है, तब बाबा गंगादास ने उसे सचेत करते हुए कहा कि तुम्हारा कथन उपयुक्त नहीं है। बाबा गंगादास ने देशमुख से कहा कि रानी स्वर्ग सिधारी है, अस्त नहीं हुई है। यदि तुम इसे अस्त होना कहते हो तो यह तुम्हारा मोह है। रानी तो अमर हो गई है। इसलिए अपनी कायरता को छोड़कर अंग्रेजों के आने के पहले घास की गंजी पर रानी और मुंदर का दाह संस्कार करो। प्रस्तुत गद्यांश में वृंदावन लाल वर्मा ने बाबा गंगादास के माध्यम से व्यावहारिकता की बात कही है। इस कार्यक्रम में हिंदी के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा के बहुचर्चित उपन्यास झांसी की रानी के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यह तो सभी जानते हैं कि इतिहास की कथाओं को आधार बनाकर रोचक उपन्यासों की सृष्टि करने में वृंदावन लाल वर्मा बहुत सिद्धहस्त थे। जब भी वे किसी छोटी सी कथा के किसी एक पक्ष को इतिहास का आधार बनाकर अपने लेखन का विषय बनाते थे, तब वह छोटा सा पक्ष उनके द्वारा किए जाने वाले शोध से कभी व्यावहारिक कथा का आभास देता था तो कभी इतिहास की जीवंतता का। इस सारे लेखन के बीच एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि घटनाओं के संयोजन में उनके पात्र न तो अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करते थे और न ही दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर साहित्यिक मानदंडों के संपुट से बोझिल होते थे। झांसी की रानी की प्रारंभिक घटनाओं को पढ़ने के बाद कौन समझ सकता था कि 13 वर्ष की घुड़सवारी करने वाली और तलवारों से खेलने वाली यह लड़की आगे चलकर न केवल अंग्रेजों को दांतों तले चने चबा देगी, बल्कि संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की सूत्रधार बनकर देश के स्वाधीन होने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। झांसी की रानी उपन्यास की कथा देश, काल और परिस्थितियों के तारतम्य में स्थान, समय और घटना के बीच एक ऐसा अनूठा सामंजस्य स्थापित करती है कि यह उपन्यास जीवंत हो उठा है। पात्रों का चरित्र चित्रण और कथोपकथन उसकी जीवंतता को अधिक सक्रियता प्रदान करते हैं। शोधपरक, अन्वेषण और प्रामाणिकता इस उपन्यास का प्राण तत्व है। यही कारण है कि यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है।